हेलो नमस्कार सभी को। कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि हमारे जो पेपर हो रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के उन एग्जामिनेशंस के अंदर किस तरह के किस पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि हमारा जो टॉपिक होता है मिरर यानी कि दर्पण से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक गोलाकार दर्पण है जिसके परवर्ती पृष्ठ का केंद्र एक बिंदु होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं उस बिंदु को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि गोलाकार दर्पण है। दर्पण जो होते हैं, मिरर जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से? एक होता है हमारा समतल दर्पण, प्लेन मिरर जिसे बोलते हैं। एक होता है हमारा गोलाकार यानी स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर की बात करें तो इसके अंदर दो प्रकार के मिरर होते हैं हमारा। एक होता है कॉनकेव मिरर जिसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारा कन्वेक्स मिरर जिसे हम लोग बोलते हैं भाई उत्तल दर्पण। अब ये जो दर्पण होते हैं ये एक गोले को काट करके बनाए गए हैं, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसीलिए हम इसे गोलाकार दर्पण बोलते हैं। गोले को काट करके कैसे, मान लीजिए ये हमारा एक स्फीयर है, गोला है। अगर हम इसको यहां से और यहां से काट देते हैं तो ये वाला जो हिस्सा बच जाता है हमारा, ये वाला जो हिस्सा बच जाता है, इसको हम लोग बोल देंगे कि एक हमारा मिरर है, एक दर्पण है, और ये वाला हिस्सा जो है ये एक दर्पण है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो दर्पण है ना, इसका जो केंद्र है उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि ये जो गोला है इसका जो केंद्र है, इस केंद्र को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो उस केंद्र को हम नाम देते हैं भाई वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब क्या है, ये आपका एक स्फीयर हुआ, ये आपका एक गोला, और अगर हम इस अक्ष को, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। और ये जो गोला, अगर हम इस गोले को पूरा अगर स्फीयर बना दें तो इसका जो सेंटर होगा इसको हम C से डिनोट करते हैं, और इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि नेत्र के अनुकूल शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ साथ घट जाती है, यह विकार क्या कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि मानव की जो आंख है, ह्यूमन आई जो है, इसकी जो क्षमता है, इसकी जो देखने की क्षमता है, देखने की जो शक्ति है, वो सामान्यतः उम्र बढ़ने के साथ साथ घट जाती है। और उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक दृष्टि वैषम्य, इसको बोलते हैं भाई अबिंदुकता, और अगला है हमारा जरा दृष्टि दोष। तो देखिए आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी देखने की जो क्षमता होती है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो देखने की क्षमता सामान्य से थोड़ी कम हो जाती है, सामान्य से थोड़ी घट जाती है। उसका कारण क्या होता है? जो आंख का लेंस होता है ना, आंख के अंदर एक लेंस लगा होता है, वो लेंस होता है ना, वो या तो फैल जाता है, यानी कि इस प्रकार का ये जो लेंस होता है, अब या तो ये इधर से फैल जाएगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, यह बीच में से सिकुड़ जाएगा। अब क्या इसमें दोनों तरह के दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि भी हो जाता है और दूर दृष्टि भी हो जाता है। कभी तो पास का दिखाई नहीं देता, कभी दूर का दिखाई नहीं देता। इस तरह के दोष को हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष के अंदर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ अगर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष है तो इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर प्रयोग किया जाता है बाईफोकल लेंस, द्विफोकसीय लेंस। इसके अंदर क्या होता है, द्विफोकसीय लेंस के अंदर कि दोनों होते हैं, इसके अंदर अवतल भी होता है, उत्तल भी होता है। अपने घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी जो चश्मा होती है, आपने देखा होगा, उनके नीचे मान लीजिए अगर पूरी चश्मा है तो इसके नीचे का जो हिस्सा होता है ना भाई, ये वाला जो हिस्सा, यहां पर आपको अलग लेंस दिखाई देगा। ऊपर वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो होता है, यहां पर अलग प्रकार का लेंस दिखाई देगा। अब इसका मतलब क्या है, इस पूरे के पूरे लेंस को हम बोल देंगे बाईफोकल लेंस, द्विफोकसीय लेंस। और कहां यूज किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के अंदर। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आए प्रीवियस पेपर में, जो भी क्वेश्चन आए उसी से रिलेटेड आगे नया क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की गति एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए हमें पता है एक प्रकाश है, एक लाइट है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है और अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उससे चलती जाती है, लेकिन जैसे ही कोई नया माध्यम आता है, नया कोई मीडियम आता है, तो इसकी स्पीड जो होती है, इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। इसकी स्पीड
या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। ये डिपेंड करता है वो किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, ये किस प्रकार की तरंगे हैं और किस प्रकार से चलती है। तो ध्यान रखना है, प्रकाश जो है, लाइट जो है, ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगों को बोला जाता है जो बिना किसी मीडियम के भी चल सकती है। इनको चलने के लिए किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। और कोई भी मीडियम जहां पर नहीं होता उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं भाई निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात, यानी कि वैक्यूम। तो ये ऐसी तरंगे होती है जो हमारी वैक्यूम में भी चल सकती है। अब क्या होता है, एक हुआ हमारा वैक्यूम, उसके बाद आई हमारी सॉलिड। सॉलिड के अंदर भी चीजें चल सकती है, ग्लास होगा, कांच होगा, उसके अंदर चल सकता है प्रकाश। उसके बाद आता है हमारा लिक्विड, पानी के अंदर भी लाइट फ्लो करती है। और उसके बाद आती है हमारी गैस, गैस के अंदर हमारी हवा है, हवा के अंदर लाइट आराम से चल सकती है। तो ये इस प्रकार के जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, इनको हम माध्यमों को दो भागों में बांट लेते हैं, एक विरल माध्यम और एक होता है हमारा सघन माध्यम। इसमें क्या फर्क है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि विरल माध्यम और सघन माध्यम है क्या। अगर हमें विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में नहीं पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है उसको समझते हैं भाई। देखिए, आपके सामने दो माध्यम हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, ये हमेशा कंपैरिजन होता है, दो मीडियम का कंपैरिजन होता है, एक सघन होता है, एक विरल होता है। देखिए, आपके सामने दो माध्यम है, एक आपके सामने है भाई हवा, दूसरा है आपके सामने पानी। अब इसमें से पूछे अगर आपसे, बताओ सघन कौन सा है और विरल कौन सा है, इसका कैसे पता लगाएंगे। हवा के अंदर पार्टिकल होते हैं हमारे दूर दूर और पानी के अंदर पार्टिकल होते हैं पास पास। और अगर हम बात करें कोई भी सॉलिड, कांच जो होता है उसके अंदर पार्टिकल होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटे हुए। अब क्या हुआ, यहां पार्टिकल दूर दूर है, यहां पार्टिकल थोड़े से पास आए और यहां पार्टिकल बिल्कुल ही पास आ गए। तो अगर इनका कंपैरिजन करें तो सबसे विरल माध्यम, सबसे रेयर मीडियम किसे कहेंगे हम लोग, जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर है। तो यहां पर हवा जो है क्या है, सबसे विरल माध्यम है। और यहां पर कांच जो है ये सबसे सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम किसे कहेंगे, डेंसर मीडियम। सघन माध्यम डेंसर मीडियम, जहां पर कण जो है, पार्टिकल जो है वो पास पास हो। और विरल माध्यम किसे कहेंगे, विरल माध्यम उसे कहेंगे भाई जहां पर कण जो है वो दूर दूर होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या असर पड़ेगा। अब प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, अगर वो सीधी रेखा में चलती है और विरल माध्यम में चल रही है, विरल माध्यम का मतलब वहां पर पार्टिकल दूर दूर है, तो उसमें क्या होगा, उसको चलने के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मान लीजिए हवा है, हवा में आपके प्रकाश की किरण चल रही है, बड़े आराम से चल रही है, जैसे ही यहां पर पानी में प्रवेश करेगी तो क्या असर पड़ेगा, यहां पर पानी के पार्टिकल पास पास हैं, ये पार्टिकल इसको चलने से रोकेंगे, और जब रोकेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, घटती है। और ध्यान रखना, प्रकाश की, लाइट की एक नेचर है, लाइट की एक फिनोमिना है, प्रकाश का एक परिघटना है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। वो भी कब होता है, वो भी तभी होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न होती है। निम्न का मतलब होता है भाई कम होती है। ये कह रहा है कि हमें चार प्रकार के पदार्थ दिए गए हैं, चार प्रकार के मैटर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा मैटर है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस जो स्पीड होती है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता, जब जो विद्युत हमारी चलती है ना, इलेक्ट्रिसिटी हमारी चलती है, तो उसको रोकने के लिए, उसको रोकने की जो पावर है वो कौन से हमारे पदार्थ की निम्न होती है, कम होती है। तो अब इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर चार ऑप्शन हमारे सामने है, कांच है, लोहा है, ये क्या है, टंगस्टन में हो गया, और चांदी है। इसमें क्या होता है भाई, चांदी यानी कि जो सिल्वर होता है, इसके अंदर ये क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है। सुचालक का मतलब है कंडक्टर होता है। इसके अंदर बिजली बड़े अच्छे से चल सकती है और बड़े अपने अच्छे फ्लो के साथ चल सकती है। इसका मतलब क्या है,
कि बिजली अच्छे से कब चलेगी? जब उसको कोई रोकने वाला ना होगा, जब उसके पास कोई प्रतिरोधक नहीं होगा। तो चांदी की जो है बिजली चलने की जो क्षमता होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसकी जो बिजली को रोकने की जो पावर होती है ना इसके अंदर वो कम होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? चांदी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, छोटे छिद्र के गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या खालिस्तान के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या है भाई? इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र मैंने आपको बताया था कि गोलाकार जो दर्पण होते हैं, स्फेरिकल जो मिरर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक पूरा का पूरा जो स्फीयर है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो ही उस दर्पण का सेंटर मिलेगा। वो ही क्या मिलेगा? उस दर्पण का सेंटर मिलेगा। मान लीजिए ये दर्पण है, तो इस दर्पण का सेंटर भी यही होगा जो इस पूरे गोले का सेंटर है। ठीक है। और हमें पता है सर, सेंटर से लेके बाहर परिधि तक, सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं सर रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, या फिर इसको हम बोलते हैं भाई त्रिज्या। तो यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है जो छोटे छिद्र के गोलाकार दर्पण है उनकी वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है, यानी कि जो रेडियस है ये किसके बराबर होती है? ऑप्शन है हमारे, फोकल लंबाई से 2 गुनी होती है, फोकल लंबाई से 3 गुना होती है, फोकल लंबाई का आधा होती है, या फोकल लंबाई के बराबर होती है। अब ये फोकल लंबाई क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं भाई, कि ये फोकल लंबाई जो दिया हुआ है यहाँ पर ये क्या चीज है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। अब हम दर्पण की बात करते हैं सर। दर्पण के अंदर क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि देखिए, ये मान लीजिए हमारा कोई भी दर्पण है और दर्पण के एक साइड में होता है पेंट। किसका पेंट होता है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब क्या होता है, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं भाई। अब यहां पर हुआ सेंटर, क्या हुआ? सेंटर। और ये होता है पोल। तो ये वाली जो दूरी है ना इसको हम बोलते हैं रेडियस, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। और ये जो पूरी की पूरी रेडियस है इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अब फोकस की और जो पोल के बीच की दूरी होती है ना इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं भाई, छोटे एफ से इसको लिखा जाता है। ठीक है, किससे लिखते हैं इसको? छोटे एफ से। और ये होती है हमारी फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लंबाई। फोकस दूरी भी लिखा होता है कई बार, फोकस लंबाई। अब अगर ये फोकस लंबाई इतनी है तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस ये पूरी हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, फोकल लंबाई की 2 गुनी हो जाती है। रेडियस क्या होता है? फोकल लंबाई की 2 गुनी हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, ये कह रहा है कि आंखों के लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? समझिए क्या है, आंख के अंदर क्या होता है, एक लेंस लगा होता है। सभी के आंख के अंदर, हमारी सभी के आंख के अंदर एक लेंस होता है, इस प्रकार का लेंस होता है। और लेंस की ये होती है भाई जो यहां पर एफ से, ये जो पोल है, ये पोल है और यहां पर एफ के बीच की ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं फोकल लंबाई। अब ये क्या कह रहा है, जो फोकस लंबाई है या फिर फोकल लंबाई है इसको समायोजित करके, यानी कि इसको कंट्रोल करके, इसको घटा बढ़ाकर जो देखने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखने की क्षमता क्या होती है? नॉर्मल अगर मनुष्य की आंख की हम बात करें तो कितने सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं? मिनिमम हम देख सकते हैं, कम से कम हम देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक, सॉरी 25 सेंटीमीटर तक। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम हम देख सकते हैं भाई इन्फिनिटी, अनंत तक। कहां तक देख सकते हैं? अनंत। लेकिन अगर हमें, जब हम युवा होते हैं, बुजुर्ग की बात नहीं कर रहा, अगर युवा होते हैं और 25 सेंटीमीटर से हमें कम देखना पड़ जाए तब हम क्या करते हैं? तब हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से कम, फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो लेंस की फोकल लंबाई है ना इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसको हम अपने अनुकूल बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सर अनुकूलन। ठीक है, समायोजन भी कई बार लिखा मिलता है पेपर में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? ये कह रहा है कि इसने हमें 4 विद्युत घटक दिए हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट हमें इसने 4 दिए हैं, और ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा घटक है जो हमें किससे बचाता है?
संभावित हानि, यानी कि जो यंत्र होते हैं उनके अंदर कोई डैमेज ना हो जाए, कोई हानि ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, इससे हमें कौन बचाता है? तो इससे हमें बचाता है भाई विद्युत फ्यूज। सभी लोग जानते हैं, पुराने जमाने में आपने देखा होगा घरों के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता था बाहर, क्या होता था जिसे हम लोग बोलते थे जाड़ बोलते थे, उसके अंदर आपने देखा होगा एक तार लगा होता था, उसी को हम बोलते हैं फ्यूज। अब ये क्या होता था, ये कोई इस तरह की चीज होती थी और जिसमें कुछ इस तरह का तार लगा होता था। अब क्या होता था, जैसे ही अगर हाई वोल्टेज की लाइट आती थी, बिजली आती थी, विद्युत आती थी, लाइट तो नहीं कह सकते, लाइट प्रकाश को कहते हैं भैया, है ना। अगर बिजली आती थी हाई वोल्टेज की तो क्या होता था कि ये वाला जो होता है ना, ये फ्यूज वाला बल्ब जो तार होता था, ये पिघल जाता था। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है, और कम होने के कारण ये जल्दी अपना क्या होता है, पिघल जाता है। इसके गलनांक कम होने के कारण ये पिघल जाएगा, जिससे आगे लाइट नहीं होगी, और आगे लाइट नहीं जाएगी तो हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, यंत्रों की कोई हानि नहीं होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्यूज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि दोष को खालिस्तान का प्रयोग करते हुए सही किया जा सकता है। देखिए, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष के अंदर दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या हो जाता है मेरे भाई? इसका कारण हो जाता है कि मान लीजिए हमारा ये क्या है, इसका कारण हो जाता है ये लेंस है। अब ये लेंस क्या है, यहां जैसे ही लाइट आती है, ये टकरा करके ये वाला लेंस जो होता है ना, ये लाइट को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, और जहां पर लाइट टकराती है ना, वहीं पर बनती है इमेज। वहां पर क्या बनता है? वहां पर बनता है इमेज, वहां पर बनता है प्रतिबिंब। अब ये क्या है, क्या होता है यहां पर, जैसे ही ये जो दूरदृष्टि दोष होता है किसी भी व्यक्ति को, तब ये जो इमेज बनती है ना, वैसे तो नॉर्मली हमारी जो आंख होती है ये इस प्रकार से आंख होती है, और यहां जहां पर इमेज बनती है इसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। इससे भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताओ मानव आंख के अंदर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है, इमेज कहां बनती है? तो कहां बनती है भाई? रेटिना पर बनती है। इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है तो ये प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर प्रतिबिंब रेटिना से दूर बन जाता है। क्या बन जाता है? रेटिना से दूर बन जाता है। अब हमें क्या करना होता है, हमें इसको पास लेके आना है। तो पास लेके आने के लिए हमें ये जो लाइट है ना, इनको थोड़ा थोड़ा पास करना पड़ेगा। अब पास करने के लिए हम क्या करेंगे? पास करने के लिए हम यहां पर एक और उत्तल लेंस लगा देंगे जो इन लाइट को थोड़ा सा और पास कर देगा, और फिर ये प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं हम भाई? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की गति और एक माध्यम में प्रकाश की गति का, वायु के अंदर जो हवा है हमारी, उसमें प्रकाश की जो गति है, यानी कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है, या फिर कोई दूसरे माध्यम में जब प्रकाश एंटर करता है, तो उन दोनों के बीच में जो रेशियो है, उनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? देखिए, उसको हम बोलते हैं, ये होती है सी। जो वायु के अंदर हमारी गति होती है प्रकाश की, उसे हम बोलते हैं सी। ये क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही होती है ना। ठीक है, अब जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अगर अगला माध्यम सघन है, तो इसका कारण क्या होगा? यहां पर पार्टिकल जो पास पास है, और पार्टिकल पास पास है, तो ये जो लाइट की स्पीड है ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको चलने में दिक्कत होगी, और ये स्पीड कम हो जाती है। इसको हम डिनोट करते हैं भाई v से, और ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है पूर्ण अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है अनंत और ध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं भाई, जहां भी पोल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, के बीच में रखी हुई वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए, उत्तल दर्पण कैसा होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या होता है? ये इस तरह का एक दर्पण होता है, और इसके दूसरी साइड सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आती है,
जैसे ही कोई लाइट आती है, ठीक है, अब ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अब जैसे ही कोई प्रकाश की लाइट आएगी, ये क्या करेगा, उसको यहां पर टकराने के बाद, सॉरी ये जो हमारा था ये अवतल दर्पण बन गया ना, हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे थे। उत्तल दर्पण में इसका ऑपोजिट होता है। उत्तल दर्पण के अंदर ये चीज होती है, यहां पर पेंट किया जाता है। अब जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी, टकरा करके ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा यहां से। अब ये प्रकाश की किरण आई, टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गई, यानी प्रकाश की किरणों में क्या होगा, फैलाव होगा, प्रकाश की किरणें बिखर गई। अब क्या होगा, अब ये जो प्रकाश की किरणें जा रही है ना, ये कहीं नहीं मिलेगी, इधर भी जा रही है, ये कहीं नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पीछे ले जाना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा। और जहां पर प्रकाश की किरण मिलती है, वहीं पर क्या बनती है, वहीं पर बनती है इमेज, और वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। अब क्या यहां पर प्रकाश की किरण वास्तव में टकराई है, नहीं टकराई। यहां पर प्रकाश की किरण वास्तव में नहीं टकराई, तो यहां पर रियल इमेज नहीं बनेगी, यहां पर कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है, जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है, हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। हमेशा कैसा होता है भाई, सीधा होता है। तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा आभासी और सीधा। ध्यान रखना, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा सीधा होगा। या इसका अपोजिट भी याद रख सकते हैं कि जब भी आपको किसी भी दर्पण में आपको कोई इमेज दिखे, कोई प्रतिबिंब दिखे, और वो आपको कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, इसका मतलब वो रियल नहीं है, वो क्या है, आभासी है। अब ये जो हमारी थी, इसके अंदर मुख्य अक्ष, अब इसके अंदर चाहे हम, ये हमारा था पोल और ये हमारा है इन्फिनिटी, अनंत। अब इस पूरे के पूरे एरिया में कहीं भी वस्तु को रखें, कहीं भी वस्तु को रखें, सारे के सारे प्रतिबिंब बनेंगे दर्पण के दूसरी साइड, दर्पण के पीछे बनेंगे। और पीछे लाइट तो जाती नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर पेंट क्या होता है, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। तो सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे भाई, आभासी बनेंगे। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है भाई, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीटी स्कैन का उपयोग, सीटी स्कैन के अंदर किस चीजों का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की किरणों का उपयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन क्या होता है, देखिए सीटी स्कैन जो होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टोपोग्राफिक हमारे स्कैन होता है। पूरा नाम होता है इसका कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफिक स्कैन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर शरीर के जो अंग है उनकी 3D इमेज ली जाती है, ठीक है। इमेज 2D लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से उसको 3D कर दिया जाता है। और वो इमेज किसके द्वारा ली जाती है, वो हमारी एक्स रेज के द्वारा ली जाती है, एक्स किरणों के द्वारा ली जाती है। ध्यान रखना, सीटी स्कैन क्या होता है, ये कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफिक स्कैन होता है, जिसमें 2D इमेज ली जाती है और उसको कंप्यूटर के माध्यम से 3D बना दिया जाता है। और ये जो कौन सी किरणें करती हैं ये काम, तो कौन सी किरणें यूज होती है इसके अंदर, एक्स रेज यूज होती है, एक्स किरणें यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। अभी अभी मैंने आपको एक दर्पण बताया, कौन सा, उत्तल दर्पण। ये हमारा है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में मैंने आपको एक चीज बताई कि इसके ये जो पोल है और ये है भाई, इस साइड है इन्फिनिटी, अनंत। अब यहां पर पूरे के पूरे आप लोग रख दो, कोई भी वस्तु रख दो, और उस सारी की सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब यहां पर होता है फोकस, और ये होता है पोल। तो फोकस और पोल यानी कि इसी एरिया में बनेगा, और इसी एरिया में बनेगा तो कैसा बनेगा, अभी अभी हमने पढ़ा जी, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है भाई, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो एक बात बताओ मुझे, सारा का सारे प्रतिबिंब यहां पर बनेंगे, एक इमेज यहां बन जाएगी, एक यहां बन जाएगी, एक यहां बन जाएगी, एक यहां बन जाएगी, एक यहां। अब सारे के सारे देखो यहां बन रहे हैं और छोटे बन रहे हैं, सीधे बन रहे हैं। वस्तु चाहे कितनी भी बड़ी हो, प्रतिबिंब हमेशा यही इसी एरिया में बनेंगे, छोटे बनेंगे और सीधे बनेंगे। अब क्या है, जब भी हम वाहन के जो पीछे देखने वाला शीशा होता है ना, जो साइड मिरर होता है, उसमें हम पीछे की वस्तुओं को देखते हैं, वो कैसी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है और सीधी दिखाई देती है। तो कौन सा दर्पण होता है, यहां पर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया। बड़ी वस्तु को छोटा देखना है ना, सीधी सीधी बात है, जब भी बड़ी वस्तु को छोटा देखना है ना, तो वहां पर सीधा सीधा लगा देना है उत्तल दर्पण, और छोटी वस्तु को बड़ा देखना है ना, वहां पर आपको लगा देना है अवतल दर्पण। बात खत्म, बस इतनी चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को उष्मा की किस इकाई में मापा और व्यक्त किया जाता है।
ये कह रहा है जो शरीर में हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। शरीर से जो हम खाना खाते हैं उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किसकी फॉर्म में मिलती है भाई, एटीपी की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, अब ये जो कह रहा है, ये जो ऊर्जा है ना, इसको किस में मापा जाता है, तो ऊर्जा को हमेशा किस में मापा जाता है भाई, ऊर्जा को हमेशा कैलोरी में मापा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन कैलोरी तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन कैलोरी है ही नहीं, यहाँ पे जूल है, किलो कैलोरी है, सेल्सियस है, फारेनहाइट है। तो कैलोरी की ही बड़ी यूनिट होती है भाई किलो कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किलो कैलोरी। ठीक है, 1 किलो कैलोरी के अंदर 1000 कैलोरी होती है। किलो का मतलब होता है, जहां भी किलो लिखा मिले ना, इसका मतलब होता है भाई 1000। क्या होता है हमारा, ये कह रहा है निकोल्स कोपरनिक्स कौन थे। निकोल्स कोपरनिक्स कौन थे भाई, ये एक प्रकार के खगोल शास्त्री थे। क्या थे, खगोल शास्त्री थे। हम लोग जो पढ़ते हैं ना गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, तो ये हमें बताया किसने था, न्यूटन ने बताया था। लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखते हैं, वहां पर आपको एक जी लिखा मिलता है ना, वो हम पढ़ेंगे जब गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला। तो यहां पर ये जो जी की वैल्यू है ना, ये जो जी, इसकी वैल्यू किसने फाइंड आउट करी थी, तो निकोल्स कोपरनिक्स में फाइंड आउट करी थी। इन्होंने खगोल शास्त्र के अंदर बहुत सारे काम किए और इन्होंने देखा कि खगोल के पिंड किस तरह से गति करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये एक प्रसिद्ध क्या थे, खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और इस जी को हम बोलते हैं जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि कोई भी तारा है, कोई भी सूरज है, कोई भी चीजें हैं, सूर्य भी हमारा एक प्रकार का तारा है भाई। हम लोग सुनते हैं कि कोई तारा हमसे इतने प्रकाश वर्ष दूर है, कोई तारा हमसे 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इसका मतलब प्रकाश वर्ष जो है, लाइट ईयर जो है, वो किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष 95 खरब किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है जी, 95 खरब किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के कान कितनी रव की आवृत्ति प्रास सुन सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि भाई मनुष्य के जो कान होते हैं ना, मनुष्य के कानों में जो ध्वनि आती है, और हमें पता है जी जो भी साउंड कानों में आती है या कोई भी साउंड है, वो हमेशा वेव की फॉर्म में चलती है, हमेशा तरंगों की फॉर्म में चलती है। और तरंगों की क्या होती है भाई, तरंगों की होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो अलग अलग प्रकार की आवृत्ति की तरंगे होती है। ये कह रहा है जो मनुष्य है ना, वो किस आवृत्ति की तरंग को सुन सकता है, किसको सुन सकता है, तो ध्यान रखना 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है, वो ही सिर्फ मनुष्य सुन सकता है। इसको हम बोलते हैं ऑडिएबल वेव, यानी कि सर्वे तरंगे इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, सर्वे तरंगे, यानी कि ऐसी तरंगे ध्वनि की जिनको मनुष्य सुन सकता है। अब ना ही तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से नीचे की सुन सकता और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की सुन सकता। अब यहीं से ना रेलवे में एक बार एक पर्सन आया था, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का जो प्री का एग्जाम था, उसमें एक पर्सन आया था कि बताओ छोटे बच्चे जो होते हैं वो कितनी ध्वनि सुन सकते हैं, छोटे बच्चे। वहां पर ऑप्शन के अंदर ना 20,000 था ही नहीं, वहां पर लिखा हुआ था 25 किलो हर्ट्ज। तो 25 किलो का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 1000 होता है, यानी कि छोटे बच्चे जो है वो 25,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना, कई बार जो छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा जो होता है 3, 4, 5 महीने तक का, उसको कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही, हमें कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही, फिर भी बच्चा इधर उधर देखता है। इट्स अ रीजन क्या है कि बच्चा जो है वो 5000 ज्यादा की ध्वनि सुन सकता है। और ऐसी तरंगे जो 20,000 से ऊपर है, उनको हम बोलते हैं भाई प्रासर्वय तरंगे। क्या बोलते हैं, प्रासर्वय तरंगे। और प्रासर्वय तरंगे हम सभी लोग जानते हैं, पढ़ा भी है हमने, चमगादड़ यूज करता है। और 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगों को हम बोलते हैं भाई अपसर्वय तरंगे। कितनी, अपसर्वय तरंगे। ये वो तरंगे होती है, भूकंप की तरंगे अपसर्वय होती है, कुत्ता है, बिल्ली है, जितने भी जानवर है वो सारे के सारे सुन सकते हैं। कई बार एक बार पेपर में प्रश्न आया कि बताओ सबसे कम हर्ट्ज की ध्वनि कौन सुन सकता है, तो एक जानवर होता है भाई गेंडा, ये सुन सकता है 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है जिसका, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि घरों के अंदर हम ना, ताकि हमारे जो घरों के अंदर बिजली के जो इंस्ट्रूमेंट है, बिजली के उपकरण हैं, उनमें नुकसान ना हो, उनमें किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, फ्यूज तार लगा देते थे। क्या करते थे? फ्यूज तार लगा देते हैं। और इसका कारण क्या है कि जैसे ही लाइट आएगी ना, हाई वोल्टेज की अगर लाइट आती है तो ये तार क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। ये तार क्या होगा? इसके अंदर गलन हो जाएगा, इसके अंदर ये मेल्ट हो जाएगा, तो बिजली आगे नहीं जाएगी। और आगे नहीं जाएगी तो हमारे घरों में जो उपकरण लगे होते हैं ना, उपकरण लगे होते हैं, वो उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो हम कैसा तार यूज करते हैं? किस प्रकार की धातु का बना हुआ? इस प्रकार की धातु का जिसका गलनांक कम हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। जैसे ही थोड़ी सी हाई वोल्टेज की अगर आई हमारे घरों के अंदर बिजली, तो ये तार हमारा मेल्ट हो जाए और बिजली आगे ना पहुंच पाए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन गलत है। यहां पर देखिए, ये क्या कह रहा है? चालक का प्रतिरोध इसके तापमान के बढ़ने के साथ घटता है। ये क्वेश्चन जो है ना, हमें लगने में, देखने में तो सही लग रहा है कि अगर हमारा कोई तार है, ये लीजिए कोई तार है हमारा, ठीक है, इस प्रकार का कोई तार है, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसका तापमान बढ़ा देते हैं, तो हमें लग रहा है कि इसका जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे और ये क्या है, क्या होगा, आगे बिजली इसके अंदर तेजी से चलने लग जाएगी और इसका प्रतिरोध घटने लग जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता मेरे भाई। प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा किसी धातु के नेचर पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? धातु की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि उस धातु की प्रकृति कितनी है। अब कोई भी धातु है, मान लीजिए, या कोई भी अन्य पदार्थ है, लकड़ी को कितना गर्म कर लो, क्या उसके अंदर से करंट फ्लो होगा? विद्युत धारा फ्लो होगी? नहीं होगी। ये उसके नेचर पर, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, इसके तापमान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये कथन बिल्कुल बिल्कुल गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है जी, लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है? देखिए, साउंड ऊर्जा से, एनर्जी से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना आपका, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, क्या कि बताओ एनर्जी, ऊर्जा जो है हमारी, एनर्जी जो है उसको हम लोग ना ही तो बना सकते, ना ही उसको खत्म कर सकते। ये हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये बात कहता है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना ही तो बना सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं भाई? कहते हैं ना, ऊर्जा खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, तो फिर होता क्या है? एनर्जी का रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या है? इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, जितनी भी ऊर्जा होगी। अब ये कह रहा है जी लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या है? ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ये कह रहा है ये कौन सी ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो कौन सी ऊर्जा को बदलता है? लाउड स्पीकर जो होता है, हमें पता है लाउड स्पीकर के अंदर क्या होते हैं? तार लगा होता है, वायर लगा होता है। अब वायर के अंदर से जा रही होती है वहां पर बिजली। क्या जा रही होती है? बिजली। और उसको हम लोग बोलते हैं भाई विद्युत ऊर्जा। क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा, लाउड स्पीकर जो होता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो अलग अलग प्रकार की एनर्जी को अलग अलग प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे आपको ध्यान रख के चलना है। बहुत बार पेपर में रिपीटेड हुआ है, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, या अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, या सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये देखो शिफ्ट अटेंडेंट के अंदर आया था, इवनिंग शिफ्ट के अंदर ये आया था। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मीट्रिक इकाई क्या होती है? यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको किस यूनिट में मापते हैं, उसको मेजर किस में करते हैं? तो उसको मेजर किया जाता है भाई टेस्ला के अंदर। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को किस में मापते हैं? टेस्ला के अंदर मापते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पिछले पेपर्स के अंदर आए हुए थे। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपका कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।